आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के सेकंड टॉपिक के बारे में। यानी कि पहले वाले क्लास में हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉटन टेक्सटाइल के बारे में। यानी कि ऐसे इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जहां पे कि पूरी तरीके से कॉटन का ही काम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ना कुछ कुछ चीज़ें आपको जो है कॉटन टेक्सटाइल टॉपिक में आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही पहले का बात किया जाएगा और कुछ ऐसे भी बातें हैं जो कि आपको नया भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए पहले कुछ यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि इससे भी सवाल को पूछा जाता है और पूछ भी लेता है कभी कभी सीबीएसई। देखिए, इन एंशिएंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल्स वेयर प्रोड्यूस्ड विथ हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक। एंशिएंट इंडिया का मतलब क्या हुआ? मतलब कि आज से लगभग बहुत समय पहले, मतलब कि एंशिएंट, देखो हमारा हिस्ट्री 3 हिस्सों में बटा हुआ है, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न। तो ये बात हो रहा है एंशिएंट का, यानी कि आज से बहुत समय पहले का बात हो रहा है। तो आज से बहुत समय पहले क्या लोग कपड़े नहीं पहनते होंगे क्या? मतलब हम इतना पहले का बात नहीं कर रहे हैं कि अर्ली मैन टाइम का, नहीं, उस समय का बात नहीं कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा बाद का, जिस समय के मतलब लोगों को कपड़ा पहनने आ चुका था, उसको महत्व, उसको पता चल गया था कि कपड़े का क्या महत्व है ना। तो जब लोगों को यह समझ में आया कि कपड़ा क्या होता है तो लोग पहनना शुरू कर दिए कपड़ा, है ना, अपने अंग को ढकने के लिए। लेकिन पहले यहाँ पे ना कॉटन टेक्सटाइल को किस प्रकार से प्रोड्यूस किया जाता था, मतलब कि पहले कॉटन के कपड़ों को किस प्रकार से बनाया जाता था, इसके बारे में जानिए। देखिए लिखा हुआ प्रोड्यूस्ड विथ हैंड स्पिनिंग। हैंड स्पिनिंग का मतलब ये हो गया कि हाथ से ही सब कुछ कर लो, है ना, हाथ से ही सब कुछ कर लो। जैसे हैंड स्पिनिंग का मतलब, चलो पहले तो ये समझ लो कि स्पिनिंग का मतलब क्या होता है। स्पिनिंग का मतलब होता है स्पिन करना, उसको रोल करना। ठीक है, तो पहले जो कॉटन के टेक्सटाइल बनते थे, यानी कि कॉटन के जो कपड़े बनते थे पहले, वो हाथों से ही उसको रोल कर करके उसको गूंथ गूंथ के बना लिया जाता था, है ना। और एंड हैंडलूम, और हैंडलूम का मतलब पुराना औजार होता था हमारा, यानी कि हाथों से बनाने का प्रक्रिया। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपको बताऊं तो इसमें हमारा इंक्लूड हो सकता है चरखा, चरखा जो कि गांधी जी इस्तेमाल क्या करते थे, है ना। तो मतलब कि एंशिएंट इंडिया में आप ये कह सकते हैं आज से बहुत समय पहले हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं था, तो हम लोग बेसिकली अपने कुछ हाथों से काम करते थे, और यदि हमारे पास कोई पुराना टेक्निक है तो उससे ही हम लोग अपना कॉटन के कपड़ों को बनाते थे। ये बात हो रहा है एंशिएंट इंडिया का। आगे, our traditional industries suffered a lot during the colonial period because they could not compete with the mill made cloth from England। यदि हम लोग बात करें अंग्रेजों के समय का, जब हमारे देश में उसका कब्जा था, तो उस समय पे हमारे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत ही बुरी तरीके से कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था। मतलब ये हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी लोग जो है ना हमारे भारत से कॉटन लेते थे और जाके अपने देश ब्रिटेन में जाके पहुंचा देते थे, और ब्रिटेन में पहले से ही हमारा बहुत बड़ा बड़ा मशीन लगा हुआ होता था, तो वो उस मशीन से क्या करते थे, क्योंकि कॉटन तो ले ही के गए हैं भारत से, तो वो उस इंडस्ट्री में, यानी कि वहाँ के मशीनों से वो लोग उस कॉटन से कपड़ा बनाते थे और वही कपड़े को लाके भारत में बेचते थे सस्ते दामों में। तो लोग ऑब्वियस सी बात है सस्ते दामों को ही खरीदना चाहेंगे, है ना, तो वो लोग खरीदते थे। हालांकि यहाँ पे फायदा अंग्रेजों का होता था, लेकिन इंडियन फार्मर का कोई भी फायदा यहाँ पे नहीं था, क्योंकि उनको कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था। अब देखिए भारत में क्या था ना, उस समय पे हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, मशीन नहीं था, तो कपड़ों को बनाने में समय लगता था, मेहनत लगता था, है ना। अब चूंकि समय और मेहनत दोनों लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है कपड़ा का दाम महंगा हो जाएगा। तो इसी के वजह से इंडियन क्लॉथ कोई भी खरीदना नहीं चाहता था, क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा होता था, क्योंकि उसमें समय और वक्त, सॉरी, समय और टाइम ज़्यादा लगता था उसमें, इसीलिए वो महंगा हो जाता था। ठीक है, लेकिन वो तो भाई मशीन से बन के आया है, एक समय में 100 200 कपड़ा एक बार में बन जा रहा, तो वो लोग सस्ता बेचते थे यहाँ पे। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। आफ्टर 18th सेंचुरी पावर लूम्स कैम इनटू यूज। लेकिन जैसे जैसे समय हमारा बीतता गया, वैसे वैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी सुधार हमारा आता गया, यानी कि इन्वेंशन इसमें लगातार नए नए होते चले गए। और 18th सेंचुरी के बाद, 18 शताब्दी के बाद हमारे पास आया पावर लूम। पावर लूम का मतलब अब जो है कपड़े जो बने जाएंगे वो मशीनों से बने जाएंगे, हाथों का इस्तेमाल नहीं होगा। कपड़े अब बेसिकली आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कपड़ों को बनाने के लिए अब मशीन हमारे सामने आ चुका था। ठीक है, आगे, टुडे there are nearly 1600 cotton and human made fiber textile mills in the country। आज का यदि हम लोग बात करें भारत में यदि हम लोग आज का बात करें तो लगभग आज भारत के पास 1600 कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। बात समझ में आ रही है? एंड
अच्छा उसी में इंक्लूड भी है, उसी में इंक्लूड है भाई हमारा एंड ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल्स। मतलब कि समझिएगा मेरे बात को ध्यान से, आज भारत में 1600 कॉटन मिल और ऐसे मिल हैं जो कि पावर लूम के साथ साथ हैंडलूम भी है, मतलब कि पुराना के साथ साथ नया वाला भी तकनीक हमारे पास दोनों है। उन सबको मिला के हमारे पास टोटल 1600 है। इसका मतलब ये हो गया कि आज भारत जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत आगे है। पूरे भारत में 1600 कॉटन मिल का होना बहुत अच्छी बात है ना। और इसी में आपका इसी 1600 कॉटन मिल में आपका ट्रेडिशनल मिल यानी कि हैंडलूम और पावरलूम दोनों इंक्लूड है, ठीक है। जो कि हैंडलूम का बेसिकली मतलब कौन सा हो गया, जो कि आदमी खुद बनाया है ना, चरखा ये सब हो गया। लेकिन यहाँ पे पावरलूम का मतलब मशीन। तो सबको मिला के लगभग आज भारत के पास 1600 कॉटन मिल है। आगे, about 80% of these are in the private sector and the rest in the public and cooperative sector। 1600 कॉटन मिल में से चाहे वो पावर लूम हो चाहे वो हैंडलूम हो, इनमें से 80% जो हमारा पूरी तरीके से हैंडलूम और पावर लूम है वो प्राइवेट सेक्टर के पास है, यानी कि किसी प्राइवेट आदमी के पास है, ठीक है। क्या एक आदमी के पास नहीं, बहुत सारे लोगों के पास है, अलग अलग लोगों के पास, यानी कि 80% जो है वो प्राइवेट आदमी के पास है। और जो हमारा 20% बच गया वो उसको गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव सेक्टर दोनों मिलकर चलाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट का भी उसमें हिस्सेदारी है 20% में और कोऑपरेटिव सेक्टर का भी है। कोऑपरेटिव सेक्टर का मतलब, कोऑपरेटिव सेक्टर का मतलब क्या कि कुछ ग्रुप ऑफ यानी कि कुछ लोगों का ग्रुप जो कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रन करते होंगे, है ना, उसी को हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। आगे, earlier the cotton textile industry was set up in cotton growing area of महाराष्ट्र एंड गुजरात। देखिए यदि आप भारत के इतिहास को पलट के देखेंगे ना तो आपको ज़्यादातर ये मिलेगा कि पहले के समय में जितने भी हमारे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थे जहाँ पे कि कॉटन के कपड़े बने जाते थे वो सारा का सारा ना अधिकतर कहाँ पे होता था, कॉटन ग्रोइंग एरिया में होता था, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात। यानी कि आप भारत के इतिहास को पलट के देखेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि पहले अधिकतर जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थे वो गुजरात और महाराष्ट्र में थे। क्यों था, इसका दो कारण है। सबसे पहला कारण तो ये कि यहाँ पे कॉटन सबसे ज़्यादा उगाए जाते थे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारा बचता था। पहला ये, तुरंत उगाया गया बगल के खेत में, तुरंत उसका फैक्ट्री लेके आ गया और वहाँ पे काम चल रहा है ना। तो पहला ये हो गया हमारा रीजन। और दूसरा बात इसका सबसे अच्छा ये था कि इसको एक्सपोर्ट करने में बड़ा सुविधा होता था, क्योंकि आप गौर करेंगे तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों समुद्र के किनारे वाला एरिया हमारा है। तो यहाँ पे जो भी कपड़े बनते थे वो जल्दी एक्सपोर्ट भी हो जाते थे, यानी कि दूसरे कंट्री में भी वो चला जाता था। तो ये दो कारण थे इसके पीछे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि अधिकतर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहले के समय में गुजरात और महाराष्ट्र में क्यों सेटअप किए जाते थे तो आप ये दोनों रीजन बता सकते हैं, ठीक है। आगे, बट नाउ ऑलमोस्ट एवरीवेयर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज अवेलेबल। लेकिन आज हम लोग क्या देखते हैं, आज हम लोग ये देखते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र में तो है ही कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा, लेकिन आज भारत के लगभग हर एक कोने में आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आज के समय में हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो बहुत अच्छा हो चुका है, कहीं भी हम लोग लेके जा सकते हैं, कहीं पे भी हम लोग फैक्ट्री को सेटअप कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, समझिएगा इस बात को ध्यान से, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, लेबर एंड क्लाइमेट कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस प्रकार से डेवलप कर सकता है, यानी कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किस प्रकार से सुधार ज़्यादा से ज़्यादा लाया जा सकता है। तो कैसे आएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, यानी कि कॉटन यदि आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा, पहला ये कारण हो गया। दूसरा, आपके पास मार्केट होना चाहिए। तीसरा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छा होना चाहिए। चौथा, आपके पास लेबर होना चाहिए। और पांचवा, आपका क्लाइमेट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। यदि ये पांचों चीज़ें आपके पास हैं, आपके फेवर में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ये बात है कि आपका जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो धनाधन ग्रो करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने इंडस्ट्री में कपड़े बना तो लिए, लेकिन आपके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ही नहीं है, मार्केट ही बढ़िया नहीं है, तो क्या आप बेच पाएंगे, नहीं बेच पाएंगे। तो ये पांचों का पांचों ऐसे फैक्टर हैं जो कि किसी भी प्रकार के कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में हिस्सेदारी लेते हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज क्लोज लिंक्स विद एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड्स अ लिविंग टू फार्मर। देखिए
कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ना एक गहरा नाता रहा है शुरू से लेके आज तक एग्रीकल्चर के साथ। मतलब ये हो गया कि देखो चलो ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहाँ पे कॉटन से कपड़ा बन रहा है, लेकिन वो कॉटन दे कौन रहा है? एग्रीकल्चर ही तो दे रहा है ना। तो एग्रीकल्चर का कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्रीकल्चर से हमेशा गहरा नाता रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। एंड प्रोवाइड्स अ लिविंग टू फार्मर्स, कॉटन बॉल प्लकर्स एंड वर्कर्स एंगेज्ड इन गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग एंड टेलरिंग। मतलब ये हो गया कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के साथ बहुत ही गहरे रूप से जुड़ा हुआ है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इसके साथ ही साथ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अलग अलग प्रकार के लोगों को रोजगार भी क्रिएट करके दे रहा है, यानी कि उसको जीवन यापन वो अच्छी तरीके से कर सके, इसका एक अपॉर्चुनिटी भी उसको दे रहा है। जैसे किसको किसको दे रहा है भाई? जैसे फार्मर को। अब ऑब्वियस सी बात है कि यदि कोई फार्मर, समझेगा मेरा को ध्यान से, ऑब्वियस सी बात है कि यदि कोई फार्मर कॉटन का खेती करता है तो उसको उसके कॉटन को कौन खरीदेगा? कॉटन टेक्सटाइल वाले खरीद लेंगे, तो उसको फायदा होगा। पहला ये। कॉटन बॉल प्लकर, ये कौन लोग होते हैं? जो कि कॉटन के खेत में जाके कॉटन के बॉल को तोड़ के लेके आते हैं। ठीक है, आगे। एंड वर्कर्स एंगेज्ड इन गिनिंग, और कुछ ऐसे वर्कर्स जो कि पूरी तरीके से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जुड़े हुए होते हैं। जैसे वर्कर्स एंगेज इन गिनिंग, ऐसे लोग जो कि गिनिंग प्रोसेस में जुड़ा हुआ है। अब गिनिंग क्या होता है भाई? जैसे देखिए, आपने खेत से कॉटन बॉल को तोड़ के ला तो लिया, लेकिन उसको आपको साफ भी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसको साफ भी करना पड़ता है। तो साफ करने का जो हमारा प्रोसेस है वो कहलाता है गिनिंग। ठीक है, तो साफ करने के लिए जो लोग होंगे उनको फायदा होगा। उसके बाद स्पिनिंग, आपने साफ कर लिया, उससे धागा जो बनाएंगे आप स्पिन कर करके, तो उसमें भी कुछ लोग जुड़े हुए होंगे, उसको भी फायदा होता है। वीविंग, मतलब आपको कपड़ा भी तो बनाना पड़ेगा। आपने साफ कर लिया, धागा बना लिया, लेकिन उस धागे से आपको कपड़ा बुनना पड़ेगा, तो उसमें भी कुछ लोग जुड़े होंगे, उसका भी फायदा हो जाएगा। डाइंग, मतलब उस कपड़े को कलर करना, उसमें भी लोग जुड़े होंगे। डिजाइनिंग, उसको डिजाइन देना, कैसा बनाना है कैसा नहीं बनाना है। पैकेजिंग, पैकेज करना। एंड टेलरिंग, उसको सील देना, है ना। यानी कि बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के साथ बहुत ही गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है, और अलग अलग प्रकार के लोगों को रोजगार भी ये क्रिएट करके देता है। अलग अलग एक्टिविटी में जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको ये रोजगार भी क्रिएट करके देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। आगे, वीविंग इज डन बाय हैंडलूम, पावरलूम एंड इन मिल्स। वीविंग का मतलब होता है कपड़े का बुनना, कपड़े को बनाना। ठीक है, तो वीविंग किस किस प्रकार से किया जा सकता है आज के दौर में हम देखें तो? हैंडलूम, हालांकि अब तो हाथ से बहुत कम हो गया है ना। हैंडलूम का मतलब जो हाथ से ऑपरेट किया जाए ये बहुत कम हो गया है, लेकिन पावर लूम यानी कि मशीन से आजकल कपड़े का बुनाई ज़्यादा हो रहा है। एंड मिल्स, मिल, देखो मिल तो थोड़ा सा बहुत बड़ा एरिया हो गया जहाँ पे कि आपके पास बेसिकली मशीन ही होते हैं, वहाँ पे आप कपड़े का बुनाई करते हैं। ठीक है, आगे उसके बाद लिखा हुआ है दी हैंड स्पून खादी प्रोवाइड्स अ लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम्स एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। हमारे भारत में ना सबसे पहले अंग्रेजों के टाइम पे सबसे ज़्यादा कोई कपड़ा प्रसिद्ध हुआ तो वो प्रसिद्ध हुआ खादी कपड़ा, और ये बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है। और खादी कपड़ा थोड़ा सा महंगा होता है। महंगा इसलिए होता है ना क्योंकि इसको बनाने से लेकर पूरा पैकेजिंग ये सब करने में बहुत समय लगता है, और इसके प्रोडक्शन में भी टाइम लगता है। ठीक है, तो इसीलिए खादी का कपड़ा हमेशा हमको महंगा मिलता है। साथ ही साथ ये अच्छे क्वालिटी का होता है, और आपको मालूम है कि अच्छा क्वालिटी है तो वैसी बात है प्राइस ज़्यादा लगेगा, है ना। तो खादी हमारे कंट्री में खादी के कपड़े हमारे कंट्री में बनाए जाते हैं। खादी भी अपने आप में एक ऐसा मात्र प्रोडक्शन है जो कि बहुत बड़े नंबर पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके ये भी देता है टू वीवर्स इन देयर होम्स एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब मालूम है क्या होता है? कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि आपके पास छोटा सा झोपड़ी है, यानी कि आपके पास छोटा सा घर है, वहीं पे आप क्या कर रहे हैं, बैठ के कपड़ों को बना रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। तो हमारे भारत में पहले क्या होता था ना कि जितने भी खाली लोग बैठे हुआ करते थे अपने घरों में, उसको काम दे दिया जाता था बड़े बड़े बिजनेसमैन के द्वारा कि तुम हमारे लिए क्या करोगे, कपड़े को बनाओगे। ठीक है, और चूंकि अपने घर में ही काम करना है इसीलिए उसका नाम पड़ गया कॉटेज इंडस्ट्री। बात समझ आ रही है? तो आपसे ना खादी के बारे में खास करके सवाल ये पूछा जा सकता है कि खादी हमारे लोगों को किस प्रकार से रोजगार क्रिएट करके देता था। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि खादी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर था किसके लिए? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, और ये बहुत महंगा होता था।
महंगा इसलिए होता था क्योंकि इसको उगाने से लेकर पूरी तरीके से कपड़ा बनाने तक समय बहुत ज़्यादा लगता था, पैसा बहुत लगता था, है ना, इसीलिए थोड़ा सा महंगा होता था। तो अब उस समय होता क्या था बेसिकली भारत में कि जो घर में लोग खाली बैठे हुए हैं उनको काम दे दिया जाता था बड़े बड़े बिजनेसमैन के द्वारा कि तुम हमारे लिए खादी का कपड़ा बनाओगे। चूंकि घर में ही काम करना है इसीलिए इसका नाम पड़ा गया कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, आगे द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सपोर्ट्स मैनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। देखिए कॉटन टेक्सटाइल अकेला जो है ना अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करता है। मतलब कि हालांकि कॉटन टेक्सटाइल भी अपने आप में एक इंडस्ट्री ही है, लेकिन ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। जैसे जैसे केमिकल इंडस्ट्री, जैसे देखिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ठीक है आपने कपड़ा बना लिया, सब चीज़ आपने कर लिया, लेकिन कपड़े को कलर करने के लिए क्या चाहिए आपको? केमिकल चाहिए ना, यानी कि कपड़े को डाई करने के लिए केमिकल चाहिए। तो वो केमिकल आपको कहाँ से आएगा? केमिकल इंडस्ट्री से आएगा। अब चूंकि आप केमिकल इंडस्ट्री से केमिकल को खरीदेंगे तो ऑब्वियस सी बात है केमिकल इंडस्ट्री को क्या मिल रहा है? सपोर्ट मिल रहा है, वो भी अपने आप ग्रो कर रहा है। पैकेजिंग इंडस्ट्री, आपने कपड़ा बना लिया लेकिन आपको पैक करने के लिए प्लास्टिक तो चाहिए, डब्बा तो चाहिए, ये कौन देगा आपको? पैकेजिंग इंडस्ट्री देगा, है ना। उसके साथ ही साथ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का मतलब ये हो गया कि सपोज मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, और उसमें बहुत बड़े बड़े पावर लूम लगे हुए हैं, यानी कि मशीन लगे हुए हैं, और वो मशीन खराब हो रहा है, तो उस मशीन को ठीक करने के लिए कौन आएगा? इंजीनियर आएगा। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने आप को तो वो बढ़ावा दे ही रहा है, साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री को भी वो बढ़ावा दे रहा है, सर ना, सपोर्ट कर रहा है। आगे इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न, यार्न यानी थ्रेड, टू जापान। देखो इंडिया का ना अच्छा ये चीज़ ना आपको हमेशा दिमाग में रखना है, और ये बात आपको हमेशा माइंड में लेके भी चलना है कि भारत शुरू से ना कुछ कुछ चीज़ों में बहुत आगे रहा है। जैसे कपड़ों के मायने में, है ना, उसके बाद फिर आपका मसाला के मायने में, सोने चांदी के मायने में, इन सब चीज़ों के बारे में इन सब चीज़ों के मामले में भारत हमेशा से आगे रहा ही है। तो भारत से एक्सपोर्ट किया जाता है धागा को, यानी कि यार्न को, कहाँ पे? जापान में। यानी कि जापान में हमारे कंट्री का धागा जाता है, फिर वहाँ पे जाके उससे कपड़ा बनता है, सोचो। ठीक है, आगे ऑल्सो इंडिया एक्सपोर्ट्स कॉटन गुड्स टू यूएसए, यूके, रसिया, फ्रांस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये ऐसे कुछ जगह हैं, कुछ कंट्री हैं जहाँ पे कि भारत का कॉटन गुड्स एक्सपोर्ट किया जाता है। कॉटन गुड्स का मतलब क्या? कि ऐसे सामान जो कि कॉटन से बना हुआ है, ऐसे ऐसे सामानों को इन सारे जगहों पे एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी कि भेजा जाता है। अच्छा क्यों भेजा जाता होगा? क्योंकि वहाँ पे डिमांड होगा इन सारी चीज़ों का, है ना। आगे बढ़ते हैं। इंडियन कॉटन यार्न हैज अ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड, अकाउंटिंग 1/4 ऑफ द टोटल ट्रेड। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है इंडियन यार्न कॉटन, कॉटन यार्न बोलो या फिर यार्न कॉटन बोलो, इंडियन कॉटन यार्न हैज अ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड, अकाउंटिंग 1/4 ऑफ द टोटल ट्रेड। मतलब ये हो गया कि पूरा दुनिया यदि मिल के यार्न का ट्रेड करता है, यानी कि धागे का व्यापार करता है पूरा दुनिया मिल के, तो उस पूरे ट्रेड में से भारत एकमात्र ऐसा कंट्री है जो कि 1/4 कर देता है। मतलब ये हो गया कि मान लीजिए पूरा का पूरा कंट्री, जितना भी हमारे वर्ल्ड में कंट्री है, पूरा का पूरा कंट्री यदि मिल के 100% यार्न का यानी कि धागा का ट्रेड करता है, तो उसमें से जो है ना पूरी तरीके से 25% भारत अकेला कर दे रहा है। सोचो, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि हमारे पूरे वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो लगभग 200 कंट्री के आसपास है, टोटल नंबर ऑफ कंट्री लगभग 200 के आसपास है, और 200 में मात्र भारत ही एक ऐसा कंट्री है जो कि 25% अपना अलग ही ट्रेड कर ले रहा है। तो अच्छी बात है, भारत का इसमें पोजीशन बहुत अच्छा खासा है। आगे इंडियन गारमेंट्स अकाउंट्स 4% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल ट्रेड। और यदि हम लोग गारमेंट्स का बात करें, यानी कि कपड़े लत्ते का बात करें हम लोग, तो टोटल ट्रेड में से 4% ट्रेड जो है भारत अकेला करता है। फिर से इसको आप वैसे ही समझ सकते हैं, बात समझ में आ रही है? मतलब ये हो गया कि ऐसे, इसको आप ऐसे समझिए कि पूरा दुनिया यदि मिल के अपने कपड़ों को इधर से उधर भेजता है या फिर बेचता है, तो उनमें से भारत एकमात्र एकलौता ऐसा कंट्री है जो कि 4% ट्रेड कपड़ों का अकेले कर लेता है, कपड़ों को वो अकेले बेच लेता है। सोचो, ये बहुत बड़ी बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक में कोई समस्या?
आगे देखिए लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ना चूंकि हम लोग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छे खासे बारे में हमने इसके बारे में पढ़ लिया, अच्छा खासा पॉइंट हमने इसके बारे में पढ़ा। लेकिन जितना अच्छा होता है उसका कुछ बुराई भी होता है, उसके साथ कुछ समस्या भी होता है। तो कुछ समस्याएं हमारे पास है जो कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, इंडियन वीवर्स कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी yarn that is produced in the country because the high quality yarn is exported to other countries। सबसे पहला समस्या हमारे इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ये आता है कि हमारे यहाँ पे हालांकि धागा जो है बहुत अच्छा क्वालिटी का प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन हम लोग उसको खुद इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अच्छे क्वालिटी का जो धागा होता है वो अलग अलग कंट्री को दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे हम लोगों को प्रॉफिट ज़्यादा मिल सके। तो हालांकि भारत में ना अच्छा क्वालिटी का धागा बनाया जाता है, लेकिन हम लोग खुद उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, बल्कि हम लोग लालच में, पैसे के लालच में, ज़्यादा पैसा मिले इसके लिए हम लोग उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये पहला समस्या है इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भारत में। आगे, मोस्ट ऑफ द वर्क स्टिल परफॉर्म्ड इन स्मॉल यूनिट। बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास आज काम है कॉटन टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ जो कि छोटे लेवल पे हो रहा है, यानी कि डिमांड बहुत है लेकिन फिर भी हो रहा है छोटे लेवल पे। तो ये दूसरा समस्या है। पावर सप्लाई इज नॉट एफिशिएंट। बिजली कभी कभी जाता है तो 3-4 दिन लगातार चला ही जाता है, इस मायने से भी आपका जो है फैक्ट्री रुक जाता होगा, काम नहीं हो पाता होगा उसमें। ये तीसरा समस्या है। ओल्ड मशीन्स आर यूज्ड। आज भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मशीन जो है पुराने इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका प्रॉब्लम है। ठीक है, देयर इज अ कॉम्पिटिशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री का यहाँ पे बहुत ज़्यादा दबदबा हो रहा है। जैसे पहले ना, सुनिएगा मेरे बात को ध्यान से। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसको समझिए ऐसे, अब हमारे पहले तो क्या थे ना कि कॉटन के कपड़े लोग ज़्यादा पहनते थे, लेकिन अब हमारे पास सिंथेटिक कपड़ा भी आ गया है। सिंथेटिक कपड़ा बेसिकली होते क्या हैं, सस्ते होते हैं और वो एक सब्स्टिट्यूट का काम करते हैं, कॉटन के सब्स्टिट्यूट का काम करते हैं। मान लीजिए कॉटन बहुत महंगा है, लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उतना पैसा खर्च भी करना नहीं चाहते हैं, बेसिकली वो सिंथेटिक का खरीद लेते हैं, है ना। हाँ, भले ही सिंथेटिक का कपड़ा उतना मजबूत नहीं होता है, टिकाऊ नहीं होता है, लेकिन सस्ते में मिल जाता है और लोग सस्ते की ओर ज़्यादा भागते हैं, है ना। तो यही बात यहाँ पे था। तो ये कुछ ऐसे हमारे 5 प्रॉब्लम्स थे जो कि इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिकली हमारा समस्या ही था। तो इन दोनों के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है। चलिए, आई होप आपको भी ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आ रहा होगा। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जूट टेक्सटाइल्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।